स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में अगर किसी का नाम सबसे पॉपुलर है तो वो है मोसाद। मोसाद इजराइल की वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। फिर चाहे वो अपने फुटबॉल टीम के कातिलों को ढूंढ के मारना हो या सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठकर जासूसी करना हो, मोसाद की टीम ने अपने देश के लिए ऐसे हैरत अंगेज कारनामे किए हैं जिससे आज भी एक छोटा सा देश पूरे अरब रीजन का बॉस बना हुआ है। लेकिन 7 अक्टूबर की शाम को इजराइल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश के आतंकवादी संगठन हमास ने जब लैंड, एयर और वाटर तीनों मीडियम से इजराइल पर अटैक किया तो पूरा इजराइल ही कांप गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आमतौर से उन्हें अपने दुश्मन की हर एक चाल की पहले से जानकारी होती है, लेकिन इस बार उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें धोखा दे दिया और इसी इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से इजराइल अब तक के सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का विक्टिम बना, जिसमें अब तक 1000 से अधिक इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। तो वहीं 150 से अधिक लोगों को हमास ने गाजा पट्टी में बंधक बना लिया है, जिनके बदले वो इजराइल से अपने पैलेस्टीनियन सैनिकों को छोड़ने की मांग कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में इंटेलिजेंस फेल्योर के चलते इजराइल में जब टेररिस्ट इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अगर इस तरीके से भारत के सामने भी कोई सिचुएशन आती है तो भारत क्या करेगा? दरअसल ये सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि गाजा की तरह कश्मीर भी भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहा है, जिसने पाकिस्तान के टेररिज्म को भी जन्म दिया है। तो अगर गाजा की तरह ही कश्मीर में भी ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक प्लान होता है तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी बेहतर है कि वो उस प्लानिंग को पहले ही इंटरसेप्ट कर लेंगी? और अगर मोसाद की तरह नहीं कर पाई तो क्या भारत अब हमास जैसे टेररिस्ट अटैक से निपटने के लिए तैयार है? आज इसी सवाल का जवाब अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, भारत और इजराइल दोनों देशों की शुरुआत लगभग एक साथ ही 1940s के दशक में हुई। दोनों देशों के अस्तित्व में आने के साथ ही साथ इनसे अलग हुए देशों के साथ बंटवारे की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच गाजा पट्टी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा। दोस्तों, कश्मीर मामले में जिस तरीके से आज भी इंडिया और पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक उसी तरीके से गाजा पट्टी के मामले में भी पैलेस्टाइन और इजराइल भी बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि साल 2005 में इजराइल गाजा पट्टी को पैलेस्टाइन के हाथों सौंपकर वहां से पीछे हट गया था, लेकिन इजराइल ने इस इलाके पर एयर, लैंड और वाटर के जरिए निगरानी रखना शुरू कर दिया था। यानी अभी भी इजराइल पूरे तरीके से गाजा पट्टी से अलग नहीं हुआ था। साल 2007 में से हमास ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद से हमास गाजा पर टोटल कंट्रोल और इजराइल की बर्बादी के लक्ष्य के साथ काम करता है और इसी के चलते दोनों के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखे जा चुके हैं। दोस्तों, कश्मीर की कहानी इससे थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के सुर बिल्कुल हमास के सुर से सुर मिला रहे हैं। हालिया हमले के बाद अगर पाकिस्तान के नेताओं और वहां की मीडिया को देखें तो हमास के इस हमले को पाकिस्तान में ऐतिहासिक बताया जा रहा है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमास के हमले को सपोर्ट करते हुए कहा कि इजराइल के अवैध कब्जे को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान के सीनियर लीडर शिरीन मजारी ने भी हमास के अटैक को हिस्टोरिकल मूवमेंट बताते हुए कहा कि अब ये इंसानी जाबाजी और निडरता के जज्बे बनाम हाईटेक मिसाइलों और बमों के बीच की जंग है। यानी पाकिस्तान में इस हमले से एक तरह का मोटिवेशन देखा जा सकता है, जो इसलिए भी खुश है क्योंकि हमास ने इसे बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी की मदद से अंजाम दिया है। दोस्तों, हमास के अटैक के 2-3 दिनों बाद ही इंडियन डिफेंस ऑफिशियल ने बताया कि इंडियन डिफेंस हमास के अटैक को डिटेल में स्टडी कर रहा है। साथ ही इस बात की भी स्टडी की जा रही थी कैसे आतंकवादी इंटेलिजेंस एजेंसी से बचते हुए इस अटैक को अंजाम दे पाए। दोस्तों, इसी बात से यह समझा जा सकता है कि इस तरह के अटैक के बाद इजराइल के साथ ही साथ इंडिया भी हैरान है। ऐसा नहीं कि भारत को हमास से कोई खतरा है, बल्कि असली खतरा है कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने वाले ग्रुप से, जो कहीं न कहीं हमास के इस हमले से मोटिवेट होकर कश्मीर को आजाद कराने के नाम पर अटैक प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो UPSC की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज। या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स,
और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस हमले के प्लान को अगर समझने की कोशिश करें तो इजराइल के डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने माना कि यह हमला अचानक नहीं हुआ है, बल्कि हमास पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था और यही वजह है कि इसका नुकसान भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। मोसाद के फेल्योर के पीछे के कारण को समझे तो इस बार हमास ने मोबाइल या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जिसे इंटरसेप्ट किया जा सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोसाद के पास हाई टेक्नोलॉजी है। इसलिए उन लोगों ने पुराने समय की तरह इकट्ठे होकर इस अटैक की प्लानिंग की और मोसाद को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, हमास ने इजराइल पे अटैक उस टाइम किया जब 7 दिन का फेस्टिवल सुकेट खत्म हो रहा था, जिस वजह से लोग इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दोस्तों, हमास के इस हमले का सबसे बड़ा सबक यही है कि इस तरह के टेररिस्ट अटैक को दुनिया का कोई भी देश नहीं रोक सकता। ऐसे हमलों को रोकने की सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की जा सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल के सबसे फेमस डिफेंस मैकेनिज्म आयरन डोम भी 5000 मिसाइल्स के हमले के सामने कारगर नहीं रहा। ऐसे में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हाई टेक्नोलॉजी के डर से बड़े पैमाने पर अटैक से बचते आए हैं, वो भी अब खुद को ताकतवर महसूस करेंगे, जिसका सीधा असर भारत पर कश्मीर के जरिए पड़ेगा। क्योंकि हमास ने दिखा दिया है कि अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ देशों का इनडायरेक्ट सपोर्ट हो तो ऐसे हमले बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। और दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता आया है। देखा जाए तो पाकिस्तान डीप स्टेट ने भी हिस्टोरिकली इजराइल पैलेस्टाइन के ही मॉडल को अपनाया है। यह डीप स्टेट का मतलब एक अल्टरनेटिव स्टेट से होता है जिनके इन्फ्लुएंस से देश की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। पाकिस्तान के केस में उसकी मिलिट्री और खुफिया एजेंसी ISI को वहां का डीप स्टेट कहा जा सकता है, जो भारत के खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह की मदद देते आए हैं। और आइए इसीलिए एक बार पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान टेररिज्म को समझने की कोशिश करें तो जब पाकिस्तान ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर में भारत से आगे नहीं निकल पाया था तो उसने किसी पर्टिकुलर वॉर की जगह हजारों जख्मों से इंडिया को लहूलुहान करने वाले अनकन्वेंशनल वॉरफेयर को अपनाया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों ही सबसे अहम लोकेशन साबित हुए। कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के द्वारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट को तेजी से बढ़ाया गया। साथ ही पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट किया गया, जिसे एक्सपर्ट क्रिश्चियन सीफेयर ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी की आड़ में जिहाद का नाम दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करके ये कोशिश करी है कि इंडियन डिफेंस सिस्टम टेररिज्म की प्रॉब्लम से निपटने में उलझा रहे। और दोस्तों, शायद ऐसा हुआ भी है, क्योंकि शुरुआत में इंडिया को यह भी डर था कि अगर वो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान पर अटैक करता है तो या किसी तरह की कार्रवाई करता है तो उसे न्यूक्लियर वॉर का सामना न करना पड़े। लेकिन जैसे जैसे इस न्यूक्लियर वॉर के खतरे की वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज में तेजी आने लगी तो भारत ने भी इसके खिलाफ अपने स्टैंड को बदला और डिफेंस की जगह अटैक को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। दोस्तों, किसी भी तरह के आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने काउंटर ऑपरेशंस जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक 2016 या बालाकोट स्ट्राइक 2019 कंडक्ट किया और ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर की धमकी से अब इंडिया नहीं डरने वाला। देखा जाए तो इन्हीं 2 मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान को घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से कोई सॉलिड रिप्लाई न आने पर यह जाहिर हो गया कि भारत ने बहुत सोच समझकर टेररिस्ट अटैक को एग्रेसिवली हैंडल करना सीख लिया है, जिससे फ्यूचर में अगर बॉर्डर पार से कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो भारत के पास उस अटैक का जवाब देने का तरीका पहले से मौजूद है। दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्यूचर में कोई बड़े अटैक की साजिश रचते हैं तो उन्हें इस बात का डर रहेगा कि भारत उनके खिलाफ बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज को हमेशा नया रंग रूप देने और नए तरीके आजमाने की कोशिश में लगा रहता है। अगर इसे एक बड़े कैनवस में देखें तो पहले पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत के बड़े सिटीज को टारगेट करते थे, फिर उसके बाद बॉर्डर के पास इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन 2019 में जब कश्मीर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए तो आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटजी में और बदलाव किए। पाकिस्तान ने कश्मीर के लोकल नेटवर्क का फायदा उठाकर घाटी में छोटे छोटे हमले कराने शुरू कर दिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस बिजी हो जाएं। जैसा कि हमने बीते दिनों भी देखा कि कश्मीर के पुंछ में ऐसे अटैक हुए थे। हम इसी पैटर्न से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए बड़े अटैक्स आसान नहीं होने वाले हैं। भारत के कश्मीर को लेकर स्टैंड की वजह से पाकिस्तान के अटैक्स की इंटेंसिटी में लगातार कमी आई है और वहां की खस्ता इकोनॉमी की वजह से भी अब पाकिस्तानी आतंकवाद कमजोर होता जा रहा है, जिससे इंडियन डिफेंस सिस्टम को कश्मीर में मजबूत होने का समय मिल रहा है। भारत ने भी बीते कुछ सालों में खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि भारत के पास बहुत सी ऐसी प्लानिंग्स होंगी जिससे भारत हमास जैसे अटैक से निपट सके।
वैसे हमें ये भी समझना चाहिए कि गाजा और कश्मीर में सिमिलरिटी होने के साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जहाँ एक और गाजा के लिए इजराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके उलट कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है और कश्मीर में भारत की पैठ गाजा में इजराइल की पैठ से कहीं ज्यादा मजबूत है। हालांकि दोस्तों, अगर कभी भी ऐसे हालात बनते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों में बड़ी मात्रा में रॉकेट्स और मिसाइल आते हैं और वो हम पे अटैक करने की प्लानिंग करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के पास जहां रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वहीं पर नई अग्नि मिसाइल्स की रेंज इतनी है कि भारत को अटैक वाली लोकेशन को तबाह करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, भारत के साथ ये भी फायदा है कि कश्मीर की पॉपुलेशन डेंसिटी और इजराइल के शहर तेल अवीव की पॉपुलेशन डेंसिटी में काफी अंतर है, इसलिए किसी भी तरह के अटैक में ज्यादा अफरा तफरी न होने से मिलिट्री ऑपरेशन आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, भारत हमास जैसे किसी पाकिस्तानी अटैक से डील कर पाएगा नहीं। आइए इसके लिए हम एक बार इजराइल और भारत के डिफेंस सेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। शुरुआत अगर मैन पावर यानी कि मिलिट्री पर्सनल से करें तो भारत के पास जहां 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और इसीलिए तो इस मामले में इंडियन मिलिट्री दुनिया में दूसरा रैंक होल्ड करती है, जबकि इजराइल की रैंकिंग 29th है। ऐसे में हमास के अटैक से निपटने के लिए पूरे इजराइल की फौज को कहीं न कहीं मैदान में उतरना पड़ेगा, जबकि इंडियन मिलिट्री ऐसे हमले से निपटने के साथ ही साथ पूरे देश की सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे, जिससे जमीन पर ऐसे किसी हमले को रोकना भारत के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हमास ने इजराइल को सबसे अधिक नुकसान एयर अटैक से पहुंचाया है, जिसे निपटना भी इजराइल के कंपैरिजन में इंडिया के लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इजराइल के पास जहां सिर्फ 601 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं इंडिया के पास 2210 एयरक्राफ्ट हैं। देखा जाए तो फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इंडिया इजराइल से दोगुना है, क्योंकि इंडिया के पास अब प्रीवियस एयर स्ट्राइक का भी बेहतर एक्सपीरियंस है, जिससे वो आसानी से स्ट्राइक कंडक्ट करके हमले को रोकने के साथ ही साथ उसका जवाब भी दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम गाजा वाले सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश करें तो गाजा में इजराइल ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा था, भारत ने ऐसा कुछ भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड लैंड के साथ नहीं किया है, जिस वजह से अगर कोई टेररिस्ट अटैक हमास जैसा इंटेंसिटी का होगा भी तो भारत के पास दुनिया भर के देशों का सपोर्ट अपने आप होगा, जिससे ऐसे हमले से निपटना और जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह के टेररिस्ट अटैक से बचने की गारंटी दुनिया का कोई भी देश नहीं दे सकता, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 9/11 अटैक्स ही है, जिसमें एक फ्लाइट को बिल्डिंग में क्रैश करा दिया गया था और CIA को इसकी भनक तक नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही बीते दिनों इजराइल के साथ भी हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन इंटेलिजेंस भी एक बार को फेल हो सकता है, इसलिए इंटेलिजेंस की 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जरूरी है कि इंडिया इस अटैक के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लान नहीं किया जा रहा हो। साथ ही जहां और कश्मीर और गाजा के बीच सिमिलरिटी होने के बावजूद भी भारी अंतर है, तो वहीं इंडिया और इजराइल के डिफेंस में भी बहुत बड़ा अंतर है। और दोस्तों, अंतर ही भारत को ऐसे किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए न सिर्फ इजराइल से बेहतर बनाता है, बल्कि इजराइल जैसे बहुत से देशों से भी भारत आगे है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।